हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा फ्रेम क्या होता है, उसे कैसे क्रिएट करना है और डाटा फ्रेम पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा फ्रेम बिल्कुल 2D एरे की तरह है, जिसमें कि हम डाटा को टैबुलर फॉर्म में यानी कि रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब डाटा फ्रेम को हम बहुत मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लिस्ट, डिक्शनरीज, सीरीज, एरेज और बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अनदर डाटा फ्रेम। इसको बनाने का तरीका वैसा ही है जैसे हमने सीरीज़ बनाई थी, उसमें हम सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसमें डाटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी हर प्रोग्राम में। जब भी हम डाटा फ्रेम बनाएंगे या सीरीज़ बनाएंगे, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, नया नाम जो भी देना चाहते हैं पांडाज को, और फिर पांडा का नाम डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन। ये नाम चेंज नहीं होगा, ये फंक्शन का नाम है। जो भी जब भी आप डाटा फ्रेम बनाना चाहेंगे, सीरीज़ बनाते टाइम हम लिखते थे पांडा का नाम डॉट सीरीज़, इसमें पांडा डॉट डाटा फ्रेम, डी और एफ बड़ा रहेगा। यहाँ ब्रैकेट में जैसे हम सीरीज़ बनाते टाइम डाटा वैल्यूज़ पास करते थे, इसमें भी डाटा पास करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी डाटा वैल्यू पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा डाटा फ्रेम बनकर तैयार होगा, इसके अंदर कोई डाटा होगा या नहीं होगा। यस, ये एक एम्प्टी डाटा फ्रेम बनकर तैयार होगा और जो डाटा फ्रेम का नाम है वो होगा DF1। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। एक एम्प्टी डाटा फ्रेम है, कोई भी इसमें रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लिस्ट्स हम कैसे डाटा फ्रेम बना सकते हैं। तो यानी जब हम डाटा वैल्यू यहाँ पे पास करनी है, तो डाटा की जगह हम एक लिस्ट पास कर सकते हैं या फिर एक ऐसा वेरिएबल पास कर सकते हैं जिसमें लिस्ट की वैल्यू स्टोर्ड है। फर्स्ट लाइन हमेशा सेम रहेगी, इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। सेकंड, हम कहाँ से डाटा लेकर आएंगे, डाटा फ्रेम के अंदर भरने के लिए डाटा कहाँ से आएगा, वो एक लिस्ट से आएगा। तो सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करो, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, L1 L, या डाटा, इस केस में हमने रखा है डाटा 1। नेक्स्ट लाइन बिल्कुल सेम है, वही पांडास का नाम डॉट डाटा फ्रेम, डी और एफ बड़ा रहेगा, ध्यान रखना है, नहीं तो आपका एरर आएगा, नहीं प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो लिस्ट के थ्रू पास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिस्ट का नाम डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट कोई लिस्ट अगर लिखें तो भी डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो यानी डाटा 1 जो है वो लिस्ट का नाम है और DF1 जो है वो डाटा फ्रेम का नाम है। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आप पहले अपने आप सोचिए कि क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी 1 2 3 4 5, और क्योंकि हमने इंडेक्स नहीं दिया है इसमें, तो अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स ये उठा लेगा। 0 1 2 3 4 इस तरह से ये वैल्यूज़ होंगी और इनका इंडेक्स होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें भी हम डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लिस्ट। लेकिन इसमें भी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम था, तो अगर हमें बहुत सारे कॉलम्स चाहिए हों तो तब आपका ये मेथड यूज़ आएगा। बहुत सारे कॉलम्स मतलब आपको यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। बाहर ये आउटर लिस्ट है और इसके अंदर इनर 3 लिस्ट्स हैं। अब आपको जितनी, ये याद रखना है, जितनी रोज़ आपको चाहिए उतनी आपके पास अंदर लिस्ट होनी चाहिए। पहले थर्ड लाइन देखते हैं, पांडास का नाम डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन। यहाँ पर हम डाटा वैल्यू पास कर रहे हैं, डाटा वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, लिस्ट से आ रही है। और कॉलम्स, इसमें हम एक पैरामीटर यूज़ करते हैं कॉलम्स, क्योंकि जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर रोज़ और कॉलम से मिलकर बनता है। रोज़ तो यहाँ से आ रही है लेकिन हमें कॉलम्स की हेडिंग देनी है। तो कॉलम्स मैंने क्योंकि दो वैल्यूज़ ली हुई हैं सब जगह, बच्चे का नाम और (10), मोहक (12), द्विवेदी (13), इसलिए 2 कॉलम्स की हेडिंग होंगी। तो कॉलम्स है नेम और एज। अब फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट रो की वैल्यूज़ हो जाएंगी फ्रेया 10, सेकंड मोहक 12, थर्ड की द्विवेदी और 13। ये आप धीरे धीरे नेक्स्ट पे जब देखते जाएंगे, बहुत सारे डाटा फ्रेम के एग्जांपल हैं, तो आपको अपने आप याद होता जाएगा कि डाटा फ्रेम को किस मेथड से क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम बाय मेकिंग यूज़ ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। जो भी चीज़ पहले होगी उसका ब्रैकेट पहले लगाना है, यानी पहले डिक्शनरी बनेगी, यानी कि पहले करली ब्रैकेट आएंगे और उसके अंदर लिस्ट बनानी है। लिस्ट का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यूज़। अब ये ध्यान रखना है, डिक्शनरी में 2 चीज़ें होती है, एक तो की और एक वैल्यूज़। डिक्शनरी में
जो आप कॉलम सॉरी आउटपुट में जो भी आप चीज़ें कॉलम हेडिंग में रखना चाहते हैं वो डिक्शनरी की कीज़ बनानी है। तो डिक्शनरी की पहली की बनेगी नेम, और दूसरा कॉलम की हेडिंग है एज, इसलिए दूसरी की हो जाएगी एज। अब लिस्ट के अंदर क्योंकि मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, इसलिए जो की वैल्यूज़ हैं वो आप एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज यानी कि इस कॉलम के लिए जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी लिस्ट के अंदर स्टोर होंगी। जैसे इस केस में फ्रेया और मोक थी तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। उसी तरह से एज कॉलम के लिए 2 वैल्यूज़ हैं, 3 है, जितनी भी हैं वो हम लिस्ट बनाकर उसके सामने उसकी वैल्यूज़ की वैल्यू के फॉर्म में पुट करेंगे। थर्ड लाइन हमेशा सेम रहेगी, पांडास का नाम डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन चेंज नहीं होगा कभी भी। ब्रैकेट में जिस भी तरीके से आप डाटा पास कर रहे हैं, इस केस में हम डिक्शनरी की हेल्प से पास कर रहे थे, तो डाटा 1 जो है वो एक डिक्शनरी का नाम है, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है बाकी बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। पहले लिस्ट है फिर डिक्शनरी है, यानी इससे कुछ हमें ऐसे पता चल रहा है कि एक लिस्ट बनेगी लेकिन डिक्शनरी बहुत सारी बनेगी। एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी डिक्शनरी बनेगी। एक लिस्ट है, लिस्ट एक ही है, मेन लिस्ट हमारी आउटर लिस्ट है जो, और डिक्शनरी बहुत सारी बनेगी। डिक्शनरी उतनी बनेगी जितनी रोज़ होंगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितनी रोज़ है, रो नंबर 1, रो नंबर 2। हमेशा कॉलम की हेडिंग्स जो हैं वो की होती हैं। तो फर्स्ट डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर क्या बनेगा, x1, दूसरे का y2, देन znan। और उसी तरह से जो सेकंड डिक्शनरी है उसका होगा x5, y4, z5। देखते हैं पहली डिक्शनरी का क्या हो गया, x1, y2, हमारे पास z की वैल्यू नहीं थी, हमने नहीं दी। उसी तरह से सेकंड रो x5, y4, z5। अब जब इसका आउटपुट आया तो आप देख सकते हैं कि z के लिए कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ पे जब भी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है पाइथन पांडास में सीरीज या डाटा फ्रेम में, वहाँ पे हम NaN लिखते हैं। नेक्स्ट है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। इसका मतलब डिक्शनरी एक है, आउटर डिक्शनरी एक बनेगी, ये एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। सीरीज़ बहुत सारी होंगी। अब सीरीज़ के केस में आपने जो सीरीज़ मल्टीपल हैं, जितनी भी आपके पास जितने कॉलम्स हैं उतनी बार सीरीज़ बनेगी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने कॉलम्स हैं उतनी सीरीज़ बनेगी। तो फर्स्ट कॉलम डिक्शनरी में आपको फिर से बता रही हूँ कि जो आपकी कीज़ होंगी वो कॉलम की हेडिंग होगी। तो पहले 1 कॉलम की हेडिंग, उसके बाद इसकी सारी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हमें एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी। सीरीज़ बनाने का मेथड पता है आपको, pd.series। कॉलन इसलिए लगाया बीच में क्योंकि डिक्शनरी में हमेशा वैल्यूज इस तरह से स्टोर होती हैं, की कॉलन वैल्यूज। पहले कॉलम की वैल्यूज़ क्या आ गई, 1 2 3। उसके बाद अगर हम इंडेक्स देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो इंडेक्स पैरामीटर यूज़ होगा, नहीं देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 ले लेगा। उसके बाद दूसरा कॉलम है 2, और इसमें सीरीज़ क्रिएट करी, पांडास का नाम डॉट सीरीज़, और उसकी वैल्यूज़ 1 2 3 4, इंडेक्सेस वही रहेंगे। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम था, उसमें 4 के सामने वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, फोर्थ वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे NaN आएगा। अब हम देखते हैं कि हम डाटा फ्रेम पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है कि एक बने हुए डाटा फ्रेम में एक नया कॉलम कैसे ऐड करना है। सबसे पहले इस डाटा फ्रेम को देखिए, इस डाटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं, 2। इसमें 2 कॉलम्स हैं, नेम और एज। अब इसका कोड देखिए, फर्स्ट लाइन वही है सेम। इसमें हमने बाय मेकिंग यूज़ ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाई है। जितनी भी कीज़ होती हैं डिक्शनरी की वो कॉलम हेडिंग होती है, नेम और एज। नेम के नीचे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो लिस्ट के अंदर रखी हैं, रितिका महक। और उसी तरह से जो एज है, एज के नीचे 10 पे। अब हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं मार्क्स नाम का। अब क्योंकि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं इसलिए हम वैल्यूज़ भी हमें 2 देनी पड़ी, मल्टीपल वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। और जो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब भी नया कॉलम हमने ऐड करना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, DF और आगे ब्रैकेट में कॉलम का नाम,
df मार्क्स, और क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यूज़ देनी थी इसलिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ी। जब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो हम या तो प्रिंट df लिख सकते हैं या तो सिर्फ df लिखेंगे तो भी हमें रिज़ल्ट दिखाई दे जाएगा। ये पहले था डेटा फ्रेम, और ये जो है नया डेटा फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। इसमें एक नया कॉलम ऐड हो गया है मार्क्स, और उसके सामने हमने दो वैल्यूज़ डाली थी। ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू 98 और सेकंड वैल्यू जो है वो 96 असाइन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें एक बने हुए डाटा फ्रेम में से डाटा फ्रेम के कॉलम में से कोई वैल्यूज़ रिमूव करनी हो, जैसे कि आपके पास दिख रहा है कि इसमें एक डाटा फ्रेम बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। मार्क्स नाम का कॉलम है, उसमें मैं चाहती हूँ कि पूरे के पूरे कॉलम में से 5 जो मार्क्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होते जाएं। पहले आउटपुट देखते हैं। मार्क्स की वैल्यू थी 98 और 96। जो नया कॉलम है मार्क्स, उसकी वैल्यू 5 माइनस करेंगे तो 98 में 93 हो जाएगा और 96 का 91 हो जाएगा। तो इसको करना कैसे है, जब भी हम डाटा फ्रेम के किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करते हैं तो पहले डाटा फ्रेम का नाम लिखा जाता है df, और पहले राइट साइड पे देखते हैं कॉलम का हम जो एक्सेस कर रहे हैं दैट इज़ मार्क्स, उसमें से कितने माइनस करने हैं, -5, और ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये इस डाटा फ्रेम का जो मार्क्स कॉलम है उसमें असाइन हो जानी चाहिए, इसलिए लिखा है df मार्क्स इज असाइनमेंट df मार्क्स -5। तो इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट आ रहा है। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी कॉलम में दो कॉलम्स को जोड़कर एक नया कॉलम बनाना है। पहले आउटपुट देखिए, ये हमारा एक डाटा फ्रेम है, डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट यूज़ करके क्रिएट किया गया है, और इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स थे, इंग्लिश और हिंदी। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है, इसमें एक टोटल नाम का एक नया कॉलम ऐड करना है, और टोटल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इन 2 कॉलम्स को ऐड करके आनी चाहिए। 10 + 5 15, 8 + 1 9। तो जब भी डाटा फ्रेम के किसी कॉलम को एक्सेस करना है तो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, डाटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, नया कॉलम बनाना है लेफ्ट साइड पे लिखेंगे टोटल, और उसका फॉर्मूला क्या है, डाटा फ्रेम इंग्लिश कॉलम प्लस डाटा फ्रेम हिंदी कॉलम, तो दोनों को जो ऐड करके नया कॉलम बन जाएगा और उसकी हेडिंग क्या आ जाएगी, टोटल। हाँ, अब एक और मेथड यूज़ करके भी हम डाटा फ्रेम का एक कॉलम बना सकते हैं बाय कॉपिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक डाटा फ्रेम बना हुआ है, इसमें मार्क्स नाम का एक कॉलम है जिसकी वैल्यूज़ हैं 5 और 1। मैं चाहती हूँ कि जो भी वैल्यूज़ इस कॉलम में हैं वो कॉपी हो जाए सारी की सारी, और एक नया कॉलम क्रिएट हो जाए, TOT यानी टोटल नाम का एक कॉलम क्रिएट हो जाए जिसमें सारी वैल्यूज़ वही आनी चाहिए जो मार्क्स की। तो हमेशा जो कॉलम क्रिएट करना है वो लेफ्ट साइड पर लिखना है, DF TOT, और उसकी असाइनमेंट का मतलब जो भी वैल्यूज़ मार्क्स के अंदर है वो फिल कर दो TOT में। तो मार्क्स की वैल्यू जो भी थी वो इस मेथड से TOT नाम के वेरिएबल में फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है कि हमें एक अभी पिछले हमने जो 3 स्लाइड्स देखी उसमें हमने देखा कि बने हुए डाटा फ्रेम में कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि डाटा फ्रेम में से कॉलम्स रिमूव कैसे करते हैं। हम 3 मेथड्स यूज़ करके डाटा फ्रेम में से कॉलम्स हटा सकते हैं, या तो डेल, पॉप या फिर ड्रॉप। सबसे पहले देखते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ डेल मेथड। इस डाटा फ्रेम को एक बार अगर देखें, फर्स्ट लाइन सेम है, सेकंड में हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट्स हैं, यानी कि जितनी भी डिक्शनरी की कीज़ होंगी वो कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगी, नेम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलजेब्रा, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलजेब्रा, और जो उनकी लिस्ट की वैल्यूज़ हैं वो उन कॉलम्स के नीचे आती रहेंगी। नेम्स के नीचे आ जाएगा सोमू, कीकू, अमोल, ये सब उसी तरह से बाकी सभी कॉलम में होगा। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रही है, और जो डाटा फ्रेम में जो वैल्यू पास की जा रही है वो
डिक्शनरी से पास की जा रही है। अब यहाँ तक जो प्रोग्राम हमने किया है उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अब हमने करना क्या है, हमने इसमें से एक कॉलम केमिस्ट्री नाम का एक कॉलम, यहाँ पर रिजल्ट देखिए, पहले केमिस्ट्री नाम का कॉलम हटाना है। यहाँ पे 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलजेब्रा है, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स और अलजेब्रा है। तो केमिस्ट्री नाम के हम कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं। करना कैसे है, पहले लिखेंगे डेल, फिर डाटा फ्रेम का नाम, यहाँ हमारे पास डाटा फ्रेम का नाम था DF मार्क्स, DF_मार्क्स, सब जगह हमने नाम लिया है DF_मार्क्स। और जब भी आपको बताया कोई भी कॉलम एक्सेस करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। डेल, तो पूरी कमांड बन जाएगी डेल DF मार्क्स और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में केमिस्ट्री लिखा। तो जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो ये इसका इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। हैश आपको पता है कि ये एक कमेंट है, इसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रिंट अब बैकस्लैश एन का मतलब होता है 2 खाली लाइंस छोड़नी है। और उसके बाद और ये एज सच प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के अंदर लिखा है डाटा फ्रेम आफ्टर डिलीटिंग कॉलम, इसमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे ऊपर से 2 स्पेसेस, 2 लाइंस का स्पेस है यहाँ पर। पहला मेथड है डेल, फिर है पॉप। नेक्स्ट हम पॉप मेथड यूज़ करके भी एक कॉलम हटा सकते हैं। ये वैसे ही हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, डाटा फ्रेम क्रिएट किया है जिसमें ये कॉलम है नेम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलजेब्रा। उसी तरह से जब हमने डेल मेथड यूज़ किया था तो लिखा था डेल डाटा फ्रेम का नाम, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम, जिस कॉलम को हटाना था। इसमें आप सिर्फ इसी लाइन पर देखिए ध्यान से, बाकी सब कमेंट्स हैं या फिर सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम पॉप मेथड लगाने का तरीका क्या है, पहले डाटा फ्रेम का नाम, फिर डॉट पॉप फंक्शन लगेगा। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे क्योंकि पॉप फंक्शन है। पॉप फंक्शन के साथ ज़्यादातर राउंड ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। पहले डाटा फ्रेम का नाम, डॉट पॉप फंक्शन और फिर ब्रैकेट में जिस भी कॉलम को हटाना है। तो इसमें हमने फिजिक्स कॉलम को हटा दिया। पहले फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, अलजेब्रा था, अब यहाँ पे फिजिक्स जो कॉलम है वो रिमूव हो चुका है। अब एक और हमारा मेथड है ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, थोड़ा सा हाइड हो गया है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वैसे ही लिस्ट बनाकर हमने इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर, वैसे ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें कॉलम्स क्या क्या है, नेम, एज, सिटी और कंट्री, ये सारी रोज़ हैं डाटा फ्रेम की। अब इसमें देखते हैं कि ड्रॉप फंक्शन कैसे यूज़ करना है। ड्रॉप फंक्शन इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक्सिस की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, या फिर हम एक्सिस इक्वल टू, अगर आपको याद नहीं रहता है तो हम एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स भी लिख सकते हैं। अगर हम एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स लिख कर ड्रॉप फंक्शन लगाएंगे तो इसका मतलब वो कॉलम वाइज डिलीट करेगा। अगर ये पैरामीटर आप नहीं दोगे तो ये उसमें एरर आएगा, ये आपका रिमूव नहीं कर पाएगा। तो ड्रॉप फंक्शन के साथ एक्सिस पैरामीटर लगाना ज़रूरी है और एक्सिस के साथ कॉलम्स भी लिखना है अगर आप कॉलम हटाना चाहते हैं। करना कैसे इसको, पहले लिखना है डाटा फ्रेम का नाम। डाटा फ्रेम का नाम यहाँ पे है DFOBJ डॉट ड्रॉप फंक्शन लगा। जब भी फंक्शन लगता है तो राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। इसमें हम देखिए कौन सा कॉलम रिमूव करने जा रहे हैं, सिटी कॉलम रिमूव किया। अभी आपको बताया कि ड्रॉप फंक्शन के साथ एक्सिस पैरामीटर जरूर लगेगा। और ये हमारा एक नया डाटा फ्रेम बना है और इस मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, या हम प्रिंट मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारा गिवन डाटा फ्रेम था और जब हमने सिटी कॉलम को इसमें से हटा दिया, नेम, एज, सिटी, कंट्री था, यहाँ पर सिर्फ नेम, एज और कंट्री रह चुका है, सिटी डिलीट हो चुका है। जैसे कि अभी आपको बताया, या तो x इज इक्वल टू कॉलम्स लिख सकते हैं या फिर x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू कॉलम्स लिखा था, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 लिखा है। अब यहाँ पे हमने बिना प्रिंट के आउटपुट देखा, यहाँ पे प्रिंट, तो दोनों तरह से आउटपुट आपका आ सकता है। अब ध्यान से देखेंगे, जब हमने इस डाटा फ्रेम में से सिटी को निकाल दिया तो ये 3 बचे। उसी के बाद मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें से कि मैंने नेम और एज भी निकाल दिए। तो होना क्या चाहिए था कि सिटी तो पहले ही निकल चुका था डाटा फ्रेम में से, सिटी पहले निकल चुका था, यहाँ बचे थे नेम, एज और कंट्री।
अब जब मैंने नेम और एज भी निकाल दिए तो क्या बचना चाहिए था, सिर्फ सिटी भी निकाल दिया, नेम और एज भी निकाल दिया, बचना चाहिए था सिर्फ कंट्री। लेकिन इसमें सिटी और कंट्री बचा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर ओरिजिनल डाटा फ्रेम को नहीं चेंज किया है, ओरिजिनल डाटा फ्रेम में से ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि एक मॉडिफाइड एक और डाटा फ्रेम बनाया था, जिसमें से टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए सिटी नाम का कॉलम रिमूव हुआ था। और उसी तरह से यहाँ पे जो सिटी कॉलम वो वापस आ गया, जबकि अगर हम देखते तो वो सिटी कॉलम यहाँ नहीं होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि अगर हमने परमानेंटली इस जैसे यहाँ पे कुछ चेंज किया, यहाँ से कॉलम हटाया, दूसरी बार जब कमांड लगा रहे हैं तो वो कॉलम वापस नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमें एक पैरामीटर यूज़ करना पड़ता है, इन प्लेस। अगर हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू रखेंगे तो वो जो नेक्स्ट प्रोग्राम आप करोगे उसमें वो कॉलम रिपीट नहीं होगा। पहले आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास डाटा फ्रेम था जिसमें 4 कॉलम थे, नेम, एज, सिटी और कंट्री। इस पोर्शन में हमने इस कोड में ड्रॉप फंक्शन लगाया और सिटी कॉलम को रिमूव किया। सिटी को रिमूव कर दिया तो बचा नेम, एज और कंट्री। उसी के बाद मैंने नेम और एज को भी रिमूव किया। सिटी निकल गया था, नेम और एज को भी रिमूव किया। क्या बचना चाहिए था? सिर्फ कंट्री। तो इसमें हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा है। तो हमें जब भी जो एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है, नया डाटा फ्रेम में चेंज ना करके बल्कि उसी डाटा फ्रेम में चेंज करना हो तो हमें इन प्लेस नाम का पैरामीटर है उसे यूज़ करना पड़ेगा। इसका कोड देख लेते हैं एक बार। पहले डाटा फ्रेम का नाम हमने यहाँ जो लिया था DFOBJ। इस डाटा फ्रेम का नाम DFOBJ है। डॉट ड्रॉप फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे। किस कॉलम को हटाना चाहते हैं? सिटी कॉलम को। जब भी ड्रॉप लगा रहे हैं तो एक्सिस लगाना ही पड़ेगा। एक्सिस की वैल्यू या तो 1 हो लिख सकते हैं या फिर कॉलम लिख सकते हैं। और इन प्लेस ट्रू इसलिए रखा है ताकि जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है वो मॉडिफाई हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सिटी कॉलम को रिमूव किया था और इस वाली लाइन में हमने, इस कोड में हमने नेम और एज रिमूव किए। तो फाइनली जो डाटा फ्रेम बचा उसमें सिर्फ एक ही कॉलम बचा है।